स्टैंडर्ड 8 मैथ्स 7.1 प्रैक्टिस सेट का 2 सम हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अब ये थर्ड सम है। इफ़ m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, अगर m n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m और n आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आगे और क्या दिया है, व्हेन m इज इक्वल टू 154 n इज इक्वल टू 7। जब m का वैल्यू 154 है तो उस वक्त n का वैल्यू होगा 7। देखो दो चीज़ें दी है, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, m और n एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। m का वैल्यू जब 154 होता तो n का वैल्यू 7 है, तो दोनों का एक एक वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 14। ऐसा अगर है तो n का 7 की जगह में 14 अगर हो तो उस वक्त m का वैल्यू क्या होगा। n जब 7 है तो m होगा 154। इस तरह देखे हुए तो n जब 14 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m। तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर m अपॉन n इज अ कांस्टेंट, बराबर। तो लेट्स स्टार्ट। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज गिवन। उसके बाद हम सीधे लिख सकते हैं नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो अपॉन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इंटू, याद रखना। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर m अपॉन n इज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू k, जहाँ पर k का मतलब होता है k इज अ कांस्टेंट। उसके बाद हमें जो मिला हुआ m का 2 वैल्यू है, m का एक वैल्यू और n का एक वैल्यू है, वो इसके अंदर डालना है। तो हम लिखेंगे व्हेन m इज इक्वल टू 154, n हो गया 7, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये दोनों वैल्यू को इसके अंदर डालना है, m के जगह में 154, n के जगह में 7, विच इज इक्वल टू k। अभी हमें 154 और 7 को कटिंग कर लेते। 7 1 7, 7 2 14, 1 बचा, वापस से इधर भी 14 हो गया, 7 2 14। तो हमें क्या मिला, 22। कटिंग आपको आता ही होगा। 7 2 14, 15 में से 14 चला गया तो 1 बचा, वो 1 है 4 के पीछे डालेंगे तो 14, 7 2 14, 22 आंसर। तो k, ये जो पूरा कट करने पे हमें 22 मिला, दैट मीन्स k का वैल्यू 22। तो हमने नेक्स्ट लिखा k इज इक्वल टू 22। k का वैल्यू जो मिलेगा दैट विल बी द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अभी हमने जैसे किया था थोड़ा देर पहले लास्ट वीडियो में। तो k इज इक्वल टू 22, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिलने के बाद हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाने के लिए जाना है, बराबर। तो k इज इक्वल टू 22। वापस से हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने पहले लिखा k को इंट्रोड्यूस किया पहली बार, k इज अ कांस्टेंट जो लिखा, वहाँ पर k का वैल्यू डालेंगे, m और n का नहीं डालेंगे। तो ये देखो ये पॉइंट, m अपॉन n इज इक्वल टू k है, k के बदले में हम k का वैल्यू डालेंगे। तो m अपॉन n इक्वल k कितना है 22, तो k के बदले 22 डाला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m इधर नीचे 1 है, m 1 सा m, 22 इंटू n 22n, तो m इज इक्वल टू 22n। तो इस तरह आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये जो मिला उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी हमने फाइंड आउट किया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड आउट किया। अभी इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में आगे जो फाइंड आउट करने का चीज़ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो दिया है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसे भी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पर हमारे पास है, और आगे क्वेश्चन हमें क्या दिया था, जब n 14 है तो m का वैल्यू क्या है। तो हमने वही लिखा, व्हेन n इज इक्वल टू 14, m वी डोंट नो, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के अंदर जो दिया वो डालो, m नहीं दिया वैसे ही रखा, इक्वल 22 दिया है और n सॉरी, यहाँ पर मैंने इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को और एक बार लिख दिया, और m के बदले कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि m हमें नहीं दिया, इस इक्वल टू ओके, n के बदले में 22 इधर लिखा, इधर बीच में दोनों का इंटू है, n के बदले में 14, m इज इक्वल टू 22n, उस जगह में m इज इक्वल टू 22 इंटू 14, क्योंकि n हमारे पास है दिया है। तो m फाइंड आउट करना है, m इधर, इन दोनों को बस इंटू करना है, 22 इंटू 14। तो देखो इस 14 22 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, इधर 0 डालकर वापस से 2 से इंटू है तो सेम चीज़ मिलेगा, 8
8 और 2 10, 1 कैरी, 2 और 1 3, 308 m का वैल्यू मिल गया 308। फाइनल आंसर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, व्हेन n इज इक्वल टू 14 m इज इक्वल टू 308। ओके, दैट वाज द सम। नाउ इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m, n और m एक दूसरे से डायरेक्टली वेरिएशन में हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। गया वीडियो में हमने एक टेबल कंप्लीट किया है, तो आपको टेबल कंप्लीट करने का एक्सपीरियंस तो हो चुका हुआ है, तो ये इजी फील करेंगे। तो n और m एक दूसरे को डायरेक्टली वेरी कर रहा है। सो व्हाट इज द टेबल? लेट्स सी द टेबल गिवन। टेबल हमें दे रखा है m और n डायरेक्ट है, कोई उसका m क्या है n क्या है स्पेसिफिकली बताया नहीं। m का वैल्यू 3 है तो n बनेगा 12, जब m का वैल्यू 5 तो n है 20, m का वैल्यू 6.5, n नहीं पता, फाइंड आउट करना है। m का वैल्यू नहीं पता जब n 28 है, और जब n 1.25 है तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया, वैसे पहले हम लिखेंगे n वेरीज डायरेक्टली एज m, n और m डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, दैट इज गिवन। तो उसको सिंबॉलिक लिखेंगे, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद हम सीधा ये लिख सकते हो, n अपॉन m इज अ कॉन्स्टेंट, n अपॉन m इज इक्वल टू k, वेयर k इज अ कॉन्स्टेंट। उसके बाद हमारे पास इधर 2 वैल्यू है दोनों का, इधर भी दोनों का वैल्यू है, इनमें से कोई एक आप डाल सकते हो। चलो पहले वाला ही डाल दे, जो छोटा है उसको लेके चलो। तो जब m इज इक्वल टू 3, m अगर 3 है तो n कितना है 12, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर डालना है। तो m के जगह में 12, सॉरी n अपॉन m है ना k, m की जगह 3 डालना है, n के जगह में 12। तो n ऊपर है, ऊपर 12, m नीचे है, नीचे 3, 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू k। उसके बाद हमें ये कटिंग करना है, 12 और 3 का कटिंग, 12 अपॉन 3, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, क्या मिला 4 अपॉन 1। नीचे जो अपॉन के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं, सिर्फ 4। तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 4। k का वैल्यू हो गया 4, तुरंत उसको लिख देना है, k का वैल्यू जैसे मिलते ही लिखना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k का वैल्यू 4 है। एक बार कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पर हम स्टार्टिंग में k को इंट्रोड्यूस किया था, वेयर k इज अ कांस्टेंट वाले, उस स्टेप में k का वैल्यू लिखने का है, बाकी किसी का भी नहीं। तो हमको क्या करना है, ये देखो n अपॉन m वैसे ही रखा, इज इक्वल टू k के बदले में k का वैल्यू 4, n अपॉन m इज इक्वल टू 4। अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किए करो, n और 4m, n इंटू नीचे 1 है, n 1 सा n इज इक्वल टू 4 इंटू m, 4m, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी मिल गया। अभी हमें जो फाइंड आउट करना है वो उसका दूसरा वैल्यू जो है फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या फाइंड आउट करना, पहले m 6.5 दिया हुआ है, n फाइंड आउट करना है। देखिए टेबल में m का वैल्यू 6.5 है, n नहीं दिया हुआ है, तो m की जगह 6.5 डालेंगे, n की जगह सिर्फ n लिखेंगे। ओके, व्हेन m इज इक्वल टू 6.5, n नहीं पता, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन n इक्वल, सॉरी इधर n इक्वल 4 लिखा, 4 और m के बीच में इंटू होता है, m का वैल्यू 6.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, 6.5 इंटू 4, 4 5 सा 20, 2 कैरी, 4 6 सा 24 और 2 26, 260 यहाँ पर है। उसके बाद हमें पॉइंट डालना है। ये पूरे क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही एक डिजिट है, दैट इज 5। तो एक डिजिट यहाँ पर है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी लास्ट का एक डिजिट छोड़कर, मतलब उसको आगे करते हुए उसके पीछे पॉइंट डालो, एक डिजिट को राइट साइड में करके उसके पीछे पॉइंट डालो। हमें क्या मिला 26.0। पॉइंट के बाद जो 0 सिर्फ होता है उसका वैल्यू नहीं है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 26, n इज इक्वल टू 26। तो हमें फर्स्ट कॉलम का n मिल गया। अभी नेक्स्ट कॉलम में क्या है, देखो n का वैल्यू दिया है 28, m का वैल्यू नहीं है, तो हम n 28 सब्स्टिट्यूट करेंगे m, और उसकी मदद से m फाइंड आउट करेंगे।
व्हेन n इज इक्वल टू 28, m पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। वापस से इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को उठाकर लिखना है, n इज इक्वल टू 4m, n के जगह 28 इक्वल 4m। इसमें से हमें m फाइंड आउट करना है, बराबर। तो m को लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू m के साथ जो इंडू में है, m के साथ जो नंबर है उसको नीचे, दैट इज़ 4 नीचे, दूसरा नंबर 28 ऊपर। कटिंग करो तो 4 1 सा 4, 4 7 सा 28, 7/1, डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको लिखते नहीं है, तो 7, m का वैल्यू हमें 7 मिला। अभी और एक वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। m के जगह में 1.25, n के जगह में नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है n। m 6.85 और n नहीं पता। वापस से हम चाहे तो क्या कर सकते हो, नहीं वो हो गया ना हमारा, हाँ तो 7 भी हो गया। नेक्स्ट है m 1.25, देखो यहाँ पर कर रखी मैं, m इज इक्वल टू 1.25, तभी n नहीं पता, n फाइंड आउट करना है। तो फिर से हमने इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को लिखा, n इज इक्वल टू 4m, n के जगह कुछ नहीं है वैसे ही रखा n, इक्वल 4m यानी 4 इंटू m, 4 इंटू m के जगह 1.25, बस ये मल्टीप्लाई तो करना है। n इज इक्वल टू 1.25 इंटू 4 मल्टीप्लाई करना है। चलो वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.25 इंटू 4 ईयर, 4 5 are 20, 2 carry, 4 2 are 8 और 2 10, 1 carry, 4 1 are 4 और 1 5। ओके और उसके बाद पॉइंट के बाद, क्वेश्चन में देखो पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर भी 1 और 2 डिजिट्स को राइट साइड में करके पॉइंट डालना है। तो हमें मिला 5.00, लेकिन पॉइंट के बाद 00 सिर्फ नहीं लेते, तो 5, ओनली 5, तो n इज इक्वल टू 5। तो वैसा हमने पूरा वैल्यूज़ फाइंड आउट किया। पूरा वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉलम को फिर से बनाना है, कॉलम को फिर से बनाकर उसके अंदर फिल करना है। तो इस तरह कॉलम को फिर से फिल करना है, मतलब फिर से लिखकर बनाकर फिल करना है। यहाँ पर 26, 7 और 5। क्वेश्चन नंबर 5, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। y और स्क्वायर रूट ऑफ x, x का स्क्वायर रूट, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y और स्क्वायर रूट ऑफ x दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दिया जब x इज इक्वल टू 16, व्हेन x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24। जब x का वैल्यू 16 होगा, y का वैल्यू 24 है। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आपको और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। ओके और अभी तक जितने भी सम हमने किया, सभी में हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करके ही सम्स को किए थे। तो इट इज़ रियली वेरी इजी फॉर यू, इजंट इट? सो एनी हाउ लेट्स डू द सम। y वेरीज, मैंने वही सेंटेंस यहाँ लिखा है, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, जो दिया है वही सेम स्टेटमेंट गिवन। अब इसको क्या करना है, हमें सिम्बॉलिकली लिखना है। y डायरेक्टली वेरिएशन के लिए क्या लिखते हैं, अल्फ़ा, दोनों वेरिएशन के लिए वही आप जानते हो वैसे भी। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, x का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट। ये स्टेटमेंट वैसे ही लिखने के बाद इसको सिम्बॉलिकली y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट x, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ x डालना है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिखेंगे, y अपॉन ये जो लेफ्ट साइड का इज अपॉन राइट साइड का इज इक्वल टू k, y अपॉन रूट ऑफ x इज इक्वल टू k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। उसके बाद ये जो मिला वह k इज अ कांस्टेंट, उसके बाद हमें जो वैल्यू दिया है वो सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर। हमें दिया था x जब 16 है तो y होगा 24, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर। तो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 24। तो y के जगह में 24 अपॉन रूट ऑफ x के जगह 16 इक्वल, देखो ये पूरा सेम, ये और ये इन दोनों को देखो, y वैसे y का वैल्यू 24 अपॉन रूट लिखा x का वैल्यू 16 इक्वल k। अभी इधर जो कोई भी कैलकुलेशन करके जो मिलेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो आगे नेक्स्ट क्या किया हमने, 24 वैसे ही रखा, रूट ऑफ 16 का रूट कितना है 4, रूट ऑफ 16 उसको लिखा 4 इज इक्वल टू k।
अब ये 24 और 4 को कटिंग कर सकते हो, 4 1 4, 4 6 24। तो ये पूरा कैलकुलेशन करके हमें 6 मिला, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ के, के इज इक्वल टू 6। के का वैल्यू मिला तो दैट विल बी द, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो के लिखा, उसको बॉक्स डाल के साइड में लिख दिया, दैट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो एक आंसर हमारा हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नाउ वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखने के लिए जहाँ पर हमने के को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, के इज अ कांस्टेंट, वहाँ पर के का वैल्यू जो मिला है वो डालेंगे, बाकी किसी का भी वैल्यू नहीं डालेंगे। दैट मीन्स वाई और एक्स सब कुछ वैसे ही रहेगा, ओनली के बदले में हम 6 लिखेंगे। तो वाई आगे, वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू के बदले 6। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू 1, वाई 1 इसके नीचे है, और 6 इंटू रूट एक्स, 6 रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू 6 रूट एक्स इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, सो ओनली इतना ही हमें करना है, क्योंकि और कुछ वैल्यूज हमें पूछा नहीं है। ओके, तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो गया। नाउ द लास्ट सम, 6th question. The total remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. Total remuneration. What do you mean by remuneration? Salary, pagar, wage. पगार, टोटल रेम्यूनरेशन यानी टोटल पगार, पेड टू लेबरर्स, लेबरर्स यानी वर्कर्स, मजदूर लोग। ओके, मजदूरों को देने वाला टोटल सैलरी, टोटल वेज, तनख्वाह। एम्प्लॉय टू हार्वेस्ट सोयाबीन, और ये लेबरर्स, ये वर्कर्स कौन सा काम के लिए लगाया हुआ है, कौन सा काम के लिए उनको बुलाए हैं? एम्प्लॉय टू हार्वेस्ट सोयाबीन। हार्वेस्ट यानी फसल निकालना, किसका? सोयाबीन का। दैट मीन्स खेती में सोयाबीन तैयार है तो उसको खेती में से तोड़कर लेना है, वो तोड़कर लेना, वो प्रोसीजर को हार्वेस्ट कहते हैं। तो सोयाबीन का खेत में से हार्वेस्टिंग के लिए लेबरर्स को काम पे लगाया है, और उन लेबरर्स का वेज, वेज यानी उनका पगार, इस इनडायरेक्ट वेरिएशन, वो पगार डायरेक्ट वेरिएशन में है, किसके साथ? विथ नंबर ऑफ लेबरर्स, नंबर ऑफ लेबरर्स के साथ। दैट मीन्स लेबरर अगर ज़्यादा है पगार भी ज़्यादा है, लेबरर का गिनती कम है तो पगार भी कम है। समझ रहे हो? इफ द नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीसेस द रेम्यूनरेशन ऑल्सो इंक्रीसेस, इफ द नंबर ऑफ लेबरर्स डिक्रीसेस रेम्यूनरेशन ऑल्सो डिक्रीसेस। और आगे क्या दिया? इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज 1000, अगर 4 लेबरर लोगों का रेम्यूनरेशन या पगार 1000 रुपीज़ है तो फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स। ऐसा तो डायरेक्ट 17 लेबरर्स का पगार कितना है फाइंड आउट करो। तो हम जो स्टेटमेंट दिया है उसको थोड़ा शॉर्ट करके हमने यहाँ पर दोबारा लिखा, टोटल रेम्यूनरेशन यानी टोटल पगार इस इन डायरेक्ट वेरिएशन, हमने बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, सोयाबीन हार्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा, शॉर्ट करके लिखे, टोटल रेम्यूनरेशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबरर्स। जो टोटल रेम्यूनरेशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, किसके साथ? नंबर ऑफ लेबरर्स के साथ। अभी इसके लिए कोई लेटर तो हमें एज्यूम करना है, तो रेम्यूनरेशन को हमने x माना, नंबर ऑफ लेबरर्स को y माना, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ऐसा हम लिख सकते हो। रेम्यूनरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लेबरर्स, रेम्यूनरेशन के लिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल number of laborers y, so we got x is directly proportional to y। x is directly proportional to y लिखने के बाद हम लिख सकते हो therefore x upon y is a constant, x upon y is equal to k where k is a constant। उसके बाद हमें दिया है पगार होगा 1000 रुपया, कितने लोगों का? 4 लोगों का। नंबर ऑफ लेबरर्स दैट इज y 4, और पगार x दैट इज 1000। व्हेन x इज इक्वल टू 1000 रुपीज़, y इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे इस चीज़ में, ये जो लाइन है जहाँ पर हमने k को इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर ये दोनों वैल्यू डाल कर देंगे। ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, x के जगह में 1000, y की जगह में 4 इक्वल्स k। अब इसका कटिंग करो, 1000 अपॉन 4,
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा 20, 4 5 ज़ा 20 और ये 0, 250. सो ये पूरा कटिंग करके 250 मिला, दैट मीन्स दैट इज़ द वैल्यू ऑफ के. सो के इज इक्वल टू 250. के का वैल्यू मिला तो हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वो है के इज इक्वल टू 250 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के बाद हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जाएंगे. इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस हमने लिखा जहाँ पर के इज अ कांस्टेंट करके, उस सेंटेंस में उस स्टेटमेंट के अंदर के का वैल्यू सिर्फ डालेंगे, बाकी वैसे ही. दैट मीन्स एक्स वैसे और वाई भी वैसे ही, एक्स अपॉन वाई इक्वल के बदले उसका वैल्यू 250. और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलेगा. एक्स 1 ज़ा एक्स, 250 इंटू वाई 250 वाई. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अभी हमें क्या करना है, जब नंबर ऑफ लेबरर्स 17 है तो कितना रिम्यूनरेशन होगा, कितना पगार होगा. तो नंबर ऑफ लेबरर्स वाई था, तो हम लिखेंगे व्हेन वाई इज इक्वल टू 17, पगार क्या था एक्स, एक्स नहीं पता, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन को दोबारा लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 250 वाई, और उसके बाद वाई का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे. दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 250 इंटू वाई के बदले में 17, एक्स इज इक्वल टू 250, यहाँ पर इंटू है, इंटू 17. ओके, एक्स इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 250 इंटू 17, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 14 और 3 17, और यहाँ पर 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, और इसको ऐड करेंगे, कितना मिला 5 नीचे, 7 और 5 12, 1 कैरी, 2 3 4, 425. 25 और 17 को इंटू करके 425, और 250 का 0 हमने नहीं डाले थे तो 0 भी डाल दोगे तो 4250. 425 लिखकर एक 0 और डाल देंगे तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा. ओके, तो 250 इंटू 17 करने के लिए सिर्फ 25 इंटू 17 किया, और उसके बाद 250 का जो 0 है वो डाला, तो x मिला 4250. सो फाइनल आंसर विल बी राइटिंग लाइक दिस, remuneration of 17 laborers is equal to 4250. 17 laborers का पगार हो गया 4250. So that's how this practice set ended. Now the next practice set is about inverse variation that we will do in the next video.